हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है गूंगी गूंज। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात। जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि याद आती है पहली नहीं पर आखिरी मुलाकात उसके साथ। आज फिर एक तूफानी शाम है। मुझे सख्त नफरत है वर्षा से। वैसे तो ये भुलाए ना भूलने वाली बात है, फिर भी जब जब वर्षा होती है मुझे तड़पा जाती है। मुझे याद आती है मूक मीनों की, जो ना तो मेरे जीवन में रही और ना ही इस संसार में। उसे तकदीर ने सब नेमतों से महरूम रखा था। जिन चीज़ों को हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं, वो मीनों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकती थी, पर उसके नैन उसके विचार प्रकट कर देते थे। कहते हैं गूंगे की माँ ही सब जे गूंगे की बात। बहुत कुछ समझती थी, पर मैं अपनी कुछ मजबूरियों के कारण मीनों को ना चाहकर भी नाराज कर देती थी। बारिश की पहली बूंद पड़ती और वो भागकर बाहर चली जाती और खामोशी से आकाश की ओर देखती। फिर नीचे पाँव के पास बहते पानी को, जिसमें बहती जाती थी सूखे पत्तों की नावें। ताली मारकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी वो। बादलों को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो जाती है और एक तूफान सा उमड़ जाता है जो मुझे विचलित कर जाता है और मैं चिल्ला उठती हूँ, मीनो मीनो मीनो। जन्म से ही मानसिक रूप से अविकसित घोषित हुई थी। डॉक्टरों की सलाह से बहुत जगह ले गई, पर कहीं उसके पूर्ण विकास की आशा नजर नहीं आई। मीनों की अपनी ही दुनिया थी, सबसे अलग, सबसे पृथक। सब सांसारिक सुखों से क्या, वो तो शारीरिक व मानसिक सुख से भी वंचित थी। शायद इसीलिए वो कभी कभी आंतरिक भय से प्रचंड रूप से उत्तेजित भी हो जाती थी। सबको उसका भय था और उसे भय था अनजान दुनिया का। पर जब वो मेरे पास होती तो हमेशा सौम्य, बहुत शांत व मुस्कुराती रहती। बहुत कोशिश की थी उस रोज की मुझे गुस्सा ना आए, पर 6 वर्षों की सहनशीलता ने मानसिक दबावों के आगे घुटने टेक दिए थे और क्रोध सब्र का बांध तोड़ता हुआ उमड़ पड़ा था। क्या करती मैं? सहनशीलता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। एक तरफ मीनू, जिसने सारी उम्र मानसिक रूप से 3 साल का ही रहना था, और दूसरी ओर गोद में सुमी। दोनों ही बच्चे, दोनों ही अपनी आवश्यकताओं के लिए मुझ पर निर्भर। उस दिन एहसास हुआ था मुझे कि कितना सहारा मिलता है एक संयुक्त परिवार से। कितने ही हाथ होते हैं आपका हाथ बटाने को, और इकाई परिवार में स्वतंत्रता के नाम पर होती है आत्मनिर्भरता। या निर्भर होना पड़ता है मनमानी करती नौकरानी पर। नौकर मैं रख नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां थी और कोई उन पर बुरी नज़र नहीं डालेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहती हैं। मीनू के साथ साथ मेरा भी परिवार सिकुड़कर बहुत सीमित हो गया था। संजीव, मीनू, सुमी और मैं। कभी कभी तो संजीव भी अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। हमारी कलह को देखकर कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि मीनू को मैं पागल खाने में दाखिल करा दूं और अपना ध्यान अपने पति और दूसरी बच्ची पर पूरी तरह दूं। पर कैसे करती मैं मीनू को अपने से दूर? उसका संसार तो मैं ही थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई तकलीफ हो। पर अनचाहे ही सब तकलीफों से छुटकारा दिला दिया मैंने। उस दिन मेरा और संजीव का बहुत झगड़ा हुआ था। फुटबॉल का विश्व कप का फाइनल मैच था। मैंने संजीव से सुमी को संभालने को कहा तो उसने मना तो नहीं किया, पर बुरी तरह बोलना शुरू कर दिया। ये देख मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी उल्टे सीधे जवाब दे दिए। फुटबॉल मैच में तो शायद ब्राज़ील जीता था, परंतु उस मौखिक युद्ध में हम दोनों ही पराजित हुए थे। दोनों भूखे ही लेट गए और रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह भी संजीव नाराज थे। कुछ बोले बिना या खाए बिना दफ्तर चले गए। जैसे तैसे बच्चों को कुछ खिला पिलाकर मैं भी अपनी पीठ सीधी करने के लिए लेट गई। हल्की हल्की ठंडक थी। मैं कंबल लेकर लेटी ही थी कि मीनू, जो खिलौने से खेल रही थी, मेरे पास आ गई। मैंने हाथ बाहर निकाल उसे अपने पास लिटाना चाहा, पर मीनू बाहर बारिश देखना चाहती थी। मैंने 2-3 बार मना किया। मुझे डर था कि कहीं मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर सुमी न जाग जाए। उस समय
मैं कुछ भी करने के मूड में नहीं थी। मैंने एक बार फिर मीनू को गले लगाने के लिए वहां आगे की और उसने मुझे कलाई पर काट लिया। गुस्से में मैंने जोर से उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया और चिल्लाई, जानवर कहीं की, कुत्ते भी तुमसे ज्यादा वफादार होते हैं। पता नहीं कितने साल तेरे लिए इस तरह काटने हैं मैंने अपनी जिंदगी के। कहते हैं दिन में एक बार जबान पर सरस्वती जरूर बैठती है। उस दिन दुर्गा क्यों नहीं बैठी मेरी काली जबान पर। अपनी तलवार से तो काट लेती ये जबान। थप्पड़ खाते ही मीनू स्तब्ध रह गई, न रोई न चिल्लाई। चुपचाप मेरी ओर बिना देखे ही बाहर निकल गई मेरे कमरे से, और मुंह फेर कर मैं भी फूट फूट कर रोई थी अपनी फूटी किस्मत पर कि कब मुक्ति मिलेगी आजीवन कारावास से जिसमें बंदी थी मेरी कुंठाएं। किस जुर्म की सज़ा काट रही हैं हम माँ बेटी। एहसास हुआ एक खामोशी का जो सिर्फ आंतरिक नहीं थी, बाह्य भी थी। मीनू बहुत खामोश थी। अपनी आंखें पोंछती मैंने मीनू को आवाज़ दी। वो नहीं आई। जैसे पहले दौड़ कर आती थी, रूठ कर ज़रूर खिलौने पर निकाल रही होगी अपना गुस्सा। मैं उसके कमरे में गई। वहाँ का खालीपन मुझे दुत्कार रहा था। उदासीन बटन वाली आंखों वाला पिंचू बंदर जमीन पर मूक पड़ा, मानो कुछ कहने को तत्पर था, पर वो भी तो मीनू की तरह मूक व मौन था। घबराहट के कारण मेरे पांव मानो जकड़ गए थे, आवाज़ भी घुट गई थी। अचानक अपने पालतू कुत्ते भीरू की कूं कूं सुन मुझे होश सा आया। भीरू खुले दरवाजे की ओर जाकर कूं कूं करता, फिर मेरी ओर आता। उसके बाल कुछ भीगे से लगे। ये देख मैं किसी अनजानी आशंका से भयभीत हो गई। कितने ही विचार गुजर गए पलछिन में। बच्चे उठाने वाला गिरोह, तेज रफ्तार से जाती मोटर कार का मीनू को मारना। भीरू ने फिर कूं कूं की तो मैं उसके पीछे यंत्रवत चलने लगी। ठंडक के बावजूद सब पेड़ पौधे पानी की फुहारों में झूम रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मानव जीवन पाकर भी मेरी स्थिति उनसे ज़्यादा दयनीय थी। भीरू भागता हुआ सड़क पर निकल गया और कॉलोनी के पार्क में घुस गया। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। भीरू बेंच के पास रुका। बेंच के नीचे मीनू सिकुड़ कर लेटी हुई थी। मैंने उसे उठाना चाहा, पर वो और भी सिकुड़ गई। उसने कसकर बेंच का सिरा पकड़ लिया। मैं बहुत झुक नहीं सकती। हैरान परेशान मैं इधर उधर देख रही थी। तभी संजीव को अपनी ओर आते देखा। संजीव ने घर फोन किया, लेकिन घंटी बजती रही, इसीलिए परेशान होकर दफ्तर से घर आया था। खुले दरवाजे व सुमी को अकेला देख बहुत परेशान था कि मिसेस मेहरा ने संजीव को मेरा पार्क की तरफ भागने का बताया। वो भी अपना दरवाज़ा बंद कर कर आ रही थी। संजीव ने झुककर मीनू को बुलाया तो चुपचाप बाहर घिसट कर आ गई। मीनू को इस प्रव्यादेश का जिंदगी में सबसे बड़ा व पहला धक्का लगा था, पर मैं खुश थी कि कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ और मीनू सुरक्षित मिल गई। घर आकर भी वो वैसे ही संजीव से चिपटी रही। संजीव ने ही उसके कपड़े बदले और कहा, इसका शरीर तो तप रहा है, शायद इसे बुखार है। मैंने जैसे ही हाथ लगाना चाहा, मानो फिर से संजीव से लिपट गई और सहमी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे प्यार से पुचकारा, आ जा बेटी, अब मैं नहीं मारूंगी, पर उसके दिमाग में डर घर कर गया था। वो मेरे पास नहीं आई। ठंड लग गई है, गरम दूध के साथ क्रोसिन दवा दे देती हूँ, मैंने मायूस आवाज़ में कहा। सिर्फ दूध दे दो, सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर से पूछकर दवा दे देंगे, संजीव का सुझाव था। मैं मान गई और दूध ले आई। थोड़ा सा दूध पी मीनू संजीव की गोद में ही सो गई। अनमने मन से हमने खाना खाया। सुबह का तूफान थम गया था, शांति थी हम दोनों के बीच। संजीव ने प्यार भरे लहजे से पूछा, उतरा सुबह का गुस्सा? उसका ये पूछना था और मैं रो पड़ी। पगली, सब ठीक हो जाएगा, संजीव ने प्यार से सहलाया। मेरी रुलाई और फूटी। मन पर एक पत्थर का बोझ जो था, मीनू को तमाचा मारने का। मीनू सुबह उठी तो सहज थी, मेरे उठाने पर गले भी लगी। मैं खुश थी कि मुझे माफ़ कर वो सब कुछ भूल गई है। मुझे क्या पता था कि उसकी माफ़ी ही मेरी सज़ा थी। मीनू को बुखार था, इसीलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सांत्वना दी कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी, पर मानो मीनू ने ना ठीक होने की जिद पकड़ ली हो। 4 दिन बाद बुखार टूटा
और मीनू शांति से सो गई, हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में। मुक्त कर गई वो मुझे जिंदगी भर के बंधनों से। और अब जब भी बारिश होती है तो मुझे उल्हाना सा दे जाती है और ले आती है मीनू का एक मूक संदेश। माँ, तुम आज़ाद हो मेरी सेवा से। मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं बनना चाहती थी। सब ऋणों से मुक्त हूँ मैं। मीनू, मुझे मुक्त कर इस सज़ा से, यादों के साथ घुट घुट कर जीने मरने की सज़ा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।